हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 में साइंस में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। एक ही क्लास में आपका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिए। एक क्लास करते हैं तो इस चैप्टर का पूरा टेंशन समाप्त हो जाता है और बिहार बोर्ड में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और आप लोग के लिए लेके आए हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि क्लास 10, ठीक है, आप लोग देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या। चलिए पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्लास 10, ठीक है, फिजिक्स। और फिजिक्स में देखेंगे चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा आपको। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही क्लास में समाप्त करने वाले हैं, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए बिना देरी किए सीधे हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग देखेंगे, चलिए इसको थ्योरी प्लस आपका सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपका कि प्रकाश, ठीक है, क्या है कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश क्या है या प्रकाश की परिभाषा दे या प्रकाश किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे क्या कि प्रकाश, इसका आंसर ये होगा, प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। गमन का मतलब चलती है, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है ना, वो ऊर्जा का एक रूप है। इसको भी याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो बोलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि प्रकाश ऊर्जा का क्या है, तो एक रूप है, ठीक है। फिर प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, इसको भी याद रखना है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, चलिए नेक्स्ट आ गया आपका। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, ये पॉइंट कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात जो होता है ना, यानी कि आप पृथ्वी से 15-17 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो वहाँ पर क्या है? निर्वात है, वहाँ पर हवा भी नहीं होता है, इसको बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ये पॉइंट पूछा जाता है कि किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो आपको जवाब देना है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, आपको याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये क्वेश्चन बार बार वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको बताना है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला कहता है क्या है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आपको जवाब देना है सूर्य है, ठीक है। अगला देखते हैं, सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग अब क्या कहता है। यहाँ पर सवाल आ गया, ये वीवीआई सवाल है, ठीक है, वीवीआई सवाल है, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक। यहाँ पर कहता है क्या कि प्रकाश पुंज, ठीक है, प्रकाश पुंज या फिर इसका दूसरा नाम है प्रकाश का किरण पुंज, ठीक है। प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज क्या है, किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी घुमा के सवाल पूछा जाता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश पुंज कहा जाता है, ठीक है। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है अपसारी किरण पुंज, ठीक है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, उसके बाद होता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है? समांतर किरण पुंज। ये 3 प्रकार के होते हैं।
यानी प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका 3 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, उसके बाद समांतर किरण पुंज। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं कि चलिए अब पहला आ गया क्वेश्चन यहाँ पर, जो अभी तीनों पर है ना, तो पहला आ गया कि अपसारी किरण पुंज क्या है या किसे कहते हैं? अपसारी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसका आंसर, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है और किरणों के बीच की दूरी बढ़ जाता है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर कहता है कि एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु से निकल करके फैल जाती है, यानी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके फैल जाती है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे, यानी अपसारी किरण पुंज कहेंगे। एक बिंदु से निकल करके फैल जाना, प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल करके फैल जाना, जब फैल जाती है, जैसे एक बिंदु है, यहाँ से निकल करके प्रकाश की किरणें अगर फैल जाती है, तो इसी किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? यानी अपसारी किरण पुंज। और किरणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगा, जैसे फैलेगा तो यहाँ की दूरी बढ़ा हुआ है, तो इस प्रकार की किरण पुंज को क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं हम लोग। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी का देखेंगे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभिसारी किरण पुंज क्या है या किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है और किरणों के बीच की दूरी घट जाती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि चित्र में देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए इधर से किरण आकर के मिला है, इधर से आकर के सभी किरण आकर के यहाँ पर क्या है? इस बिंदु पर यहाँ पर मिल गया है। तो वही परिभाषा, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो आकर के इस बिंदु पर सब किरण उधर से फैला हुआ सब एक जगह आकर मिलती है, तो इस प्रकार की किरण पुंज को क्या बोलेंगे हम लोग? अभिसारी किरण पुंज। और किरणों के बीच की दूरी घट जाता है, यहाँ से आएगा इधर तो किरणों के बीच की दूरी कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे समांतर किरण पुंज क्या है या किसे कहते हैं। तो समांतर का परिभाषा हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। समांतर किरण पुंज का मतलब होता है कि समांतर किरण पुंज क्या है? तो इसका क्या आंसर लिखेंगे? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है और किरणों के बीच की दूरी बराबर होती है, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में देख रहे हैं आप लोग, एक किरण दूसरे किरण के क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर। और किरणों के बीच की दूरी बराबर है। क्या है? बराबर है। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए मेरे ख्याल से आपको हो चुका है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। चलिए अब देखेंगे आप लोग एक एक यानी वीडियो को रुका करके आप इसको नोट कीजिएगा नोट कॉपी में और इसको याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है सब। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर कहता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। यहाँ से अगर ये आप सब्जेक्टिव याद करते हैं तो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं अपने आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का क्या लिखेंगे? किसी बिंदु वस्तु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है, आप एक बार इसको पढ़िए, ठीक है, नोट कॉपी में लिख करके, उसके बाद आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। तो प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल क्या है कि प्रतिबिंब अभी जस्ट पर है ना, तो प्रतिबिंब के बारे में क्या कहता है? प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है, पहला नंबर में क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा नंबर में क्या है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। चलिए इसको भी देख लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के नाम लिखिए। तो बोल दीजिएगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर एक सवाल आया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो 2 नंबरिया क्वेश्चन और 1 नंबरिया क्वेश्चन दोनों का जवाब आसानी के साथ दे पाइएगा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्या, ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर ही लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें या अंतर बताएं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्न
अंतर हैं या निम्नलिखित अंतर हैं। अब यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। अब ये इधर जो है वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में लिखे हैं और इधर जो भी लिखे हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में लिखे हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट इसका क्या कहेंगे हम लोग, तो पहला पॉइंट यहाँ देखेंगे तो पहला पॉइंट में हम लोग यह का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, यह वास्तविक किरणों के मिलने से बनता है, ठीक है। और इधर वाला देखेंगे पहला पॉइंट, यह काल्पनिक किरणों के मिलने से बनता है, ठीक है। एक एक पॉइंट हो गया। अब आगे देखेंगे यह मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। यह का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और ये वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ठीक है। वस्तु की तुलना में सीधा होता है, ये वस्तु की तुलना में उल्टा होता है, ठीक है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक बार इसको देख लीजिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन वीवीआई है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपको, और ये पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन तैयारी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक साथ पूछा है कि प्रकाश स्रोत क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले क्या है लिखेंगे, वही वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है, यानी वही वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है, रोशनी फैलाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन, एक है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में जैसे सूर्य, ठीक है, सूर्य ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और एक है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक है। अब मानव निर्मित में कौन आता है, यानी जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, विद्युत बल्ब, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ दिया, ये सब क्या है, मानव, जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, उसे मानव निर्मित कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हम। चलिए अब देखेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस पर भी याद रखना है। इससे क्वेश्चन आपका, अगर ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इससे जितने भी समतल दर्पण से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, सबका जवाब आप दे सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है कि समतल दर्पण क्या है, यानी प्लेन मिरर, ठीक है। समतल दर्पण क्या है, तो इसका परिभाषा लिखेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये बात एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है अनंत होती है। एक एक पॉइंट याद रखना है, ये स्टार पॉइंट जितना है ना, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, सवाल पूछेगा समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो आपको जवाब क्या होना चाहिए, अनंत होती है। अगला पॉइंट, समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, ठीक है, हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। यानी जो समतल दर्पण होगा तो उस पर बना प्रतिबिंब, ये पॉइंट एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, वीवीआई है, ठीक है, ये पॉइंट वीवीआई है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि जो समतल दर्पण होगा तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। जैसा कि ये समतल दर्पण है, ठीक है, ऐसा रहेगा, ठीक। ये समतल दर्पण इधर पॉलिश किया हुआ है, ठीक। ये इस पार परावर्तक सतह है, ये कौन दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक। चलिए एक बार इसको देख लीजिए गौर से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको एक बार देख लिए ना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर सवाल देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप लोग वीवीआई कर लीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको
ये क्वेश्चन करने से आपको एक तो 2 नंबर का जवाब दे पाइएगा, उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा समतल दर्पण से, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से आप उसका आंसर बता पाइएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है, बना प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखे। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न हैं। ठीक है, नंबर 1, प्रतिबिंब समतल दर्पण होगा, अगर समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए यानी प्रतिबिंब हमेशा आभासी, ठीक है, सीधा होता है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, जो प्रतिबिंब आभासी सीधा होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी, जितना दूर पर दर्पण से, जितना अगर दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर क्या दूर ही बनेगा। ठीक है, दूरी बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये बात को आप याद रखना है। प्रतिबिंब का जो आकार होगा, जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उतना बड़ा वस्तु होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो ये चीज को आप याद रखिएगा। और इसमें उत्तल यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है, ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक बार इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्लास में शुरू से अंत तक आप देखिएगा। ठीक, चलिए आपका फिर हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, इसको 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो उत्तर, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, ठीक है, हमेशा आभासी उसके बाद सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पर एक चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लड़का है। ठीक है, ये एक लड़का है। ठीक, अब एक लड़का है तो ये इसकी हाइट जितना ये हाइट है उतना ही हाइट का इसका इधर क्या बना है, पीछे प्रतिबिंब बना है। क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। यानी इधर दर्पण के आगे है, ये खड़ा है इंसान लड़का, और इसका जो प्रतिबिंब बना है तो दर्पण के पीछे बना है उतना ही हाइट। ठीक है, अगर इसका हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 10 है तो इसका भी प्रतिबिंब की हाइट क्या है, 10 है। और यहाँ से दर्पण से जितना दूरी पर इधर खड़ा है उतना ही दूरी पर पीछे इसका प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि हमेशा समतल दर्पण पर जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितना दूरी पर कोई वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और पीछे बनता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, और आभासी बनता है, और आभासी सीधा बनता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए एक क्वेश्चन और आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर क्या कहता है, ये भी VBI क्वेश्चन है, इसको भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ क्या कहता है कि एक समतल दर्पण, ठीक है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, ठीक है, आवर्धन का मतलब यम +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो समझिए यहाँ पर 2 बात है। यानी 1, अगर समतल दर्पण का आवर्धन 1 होगा तो 1 का मतलब कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के बराबर होगा। प्रतिबिंब जो भी होगा तो वो क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। और प्लस का चिन्ह क्या बताएगा कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। तो 2 चीज है, एक तो प्लस में रहेगा तो बताएगा कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, और 1 होने का मतलब कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। तो यहाँ पर वही बात लिखेंगे, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, ठीक है, +1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। यानी 1 बताएगा, यानी 1 आवर्धन का मान 1 रहेगा तो 1 का मतलब होता है कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। और धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह और धनात्मक का चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, और सीधा है। तो हम बोले अगर प्लस का चिन्ह रहे तो ये बताएगा कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। ठीक है, और प्लस ये 1 बताएगा
और वन क्या बताएगा, वन बताएगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। ठीक है, यूज को लिखें। तो लिखेंगे कि समतल दर्पण के दो उपयोग निम्न है या निम्नलिखित है। नंबर 1, यानी सबसे पहले चेहरा देखने में आप जब अपना फेस को देखिएगा तो समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, सजावटी के रूप में। ठीक है, सजावटी के रूप में समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा उपयोग क्या है, सोलर कुकर के परावर्तक पृष्ठ में, सोलर कुकर के परावर्तक पृष्ठ में। चलिए, ये हो चुका है, आप एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, इसका उपयोग हम लोग लिख चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन फिर आ चुका है, तो इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन VBI के है। ठीक है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि गोलीय दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब सतह, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, क्या हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये गोलीय दर्पण जो होता है ना, तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो चलिए, इसका आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने अब गोलीय दर्पण से संबंधित एक बात आ गया, याद रखना है। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट VBI है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखिएगा। क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी को F बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो है ना, वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। यानी वक्रता त्रिज्या मतलब R, वक्रता त्रिज्या मतलब R। ठीक है, आधी होती है। जैसा कि सूत्र F बराबर R/2, कहने का मतलब कि F बराबर क्या होता है, R/2, एक सूत्र याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। कहने का मतलब R बराबर 2F, यानी R बराबर क्या है, R बराबर 2F। ठीक है, 2 गुनी होती है। तो ये R जो है ना, इसका 2 गुना होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, इसको भी लीजिए। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये क्लास के बाद आपका एक ऑब्जेक्टिव का क्लास लेंगे जो कि फुल फ्लेज कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसको पढ़ लीजिएगा, इसके बाद एक आएगा ऑब्जेक्टिव करके। ठीक है, उसको फिर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ पर गोलीय दर्पण देख लीजिए, गोलीय दर्पण। ठीक है, एक गोला है। ठीक है, एक गोला है ये भी। तो यहाँ पर आप देखिएगा ना, तो ये आपका उत्तल दर्पण है। ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण है। और ये आपका जो है, ये अवतल दर्पण है। कौन है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक, और यहाँ पर ठीक है, ये पॉइंट जो है ना, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पर वक्रता केंद्र। समझने का मतलब ये ऐसे बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अगर आपका ऐसे बना हुआ रहे, ठीक है, ऐसे बना हुआ रहे, तो ये आपका कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण है। ये अवतल है और ये उत्तल है। ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण। और ये जो आपका है, ये यानी परावर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है। परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है इसका। तो ये उत्तल दर्पण है। इधर वाला क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक, उत्तल दर्पण है। चलिए, इसका भी लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखेंगे यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल। तो इसमें भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, कहा गया है कि एक गोलीय दर्पण, ठीक है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या मतलब R।
ठीक है, आर बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है फोकस दूरी, क्या निकालना है फोकस दूरी, मतलब एफ, एफ बराबर क्या है वाट। ठीक है, एफ बराबर क्या है वाट है। तो अब देयरफॉर हम निकालेंगे एफ, तो एफ बराबर अभी से पहले देखे ना हम, एफ बराबर क्या होता है आर अपॉन टू। ठीक है, आर अपॉन टू। तो यहाँ पर एफ बराबर आर का वैल्यू कितना है 20, तो 20/2, तो यहाँ पर फाइनली देखेंगे एफ बराबर यानी 20 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इस टाइप का अगर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 40 होता, ठीक है, और एफ निकालने देता तो एफ बराबर आर बटे 2 होता है, एफ यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ पर 40 होता तो 20 निकलता, अगर 20 है तो 10 निकला, और यहाँ पर 10 होगा तो 5 लिख लेगा, 30 रहता तो 15 निकलता। ठीक है, चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए एक क्वेश्चन आ गया क्या कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें, यानी क्या अंतर है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी VVI है, इसको याद रखिएगा। अगर ये अंतर पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर या सब्जेक्टिव बन जाएगा। उसके बाद जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवतल उत्तल दर्पण से पूछे जाएंगे सब बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। तो सबसे पहले अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ लिख देंगे अवतल दर्पण, एक तरफ लिख देंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट अवतल दर्पण के बारे में क्या कहता है कि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा होता है। यानी अवतल दर्पण जो होता है ना, तो परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर क्या होता है धसा होता है। ठीक है, और इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर, किसके बाहर गोले, ठीक है, गोले के बाहर की ओर उभरा होता है। क्या होता है उभरा होता है, ठीक, उभरा हुआ होता है। अब इसका दूसरा पॉइंट, इसका फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण जो होगा तो उसका फोकस क्या होगा वास्तविक होगा, अवतल दर्पण का फोकस हमेशा वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है, और इसका फोकस आभासी होता है। आभासी का मतलब क्या होता है, आभासी आभासी होता है, आभासी का मतलब होगा कि काल्पनिक होता है। अच्छा, अवतल दर्पण जो होगा तो इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यानी अवतल दर्पण में आभासी भी और आभासी भी वास्तविक, वास्तविक भी आभासी, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी किस दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल दर्पण में, इसमें का मतलब उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, अब इसको एक बार आप लोग देख लीजिए सच, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर देखिए ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब माइनस में, ये बात याद रखिएगा। अगर दर्पण अवतल हो तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, यानी कहने का मतलब एफ और आर ये दोनों किस में होगा माइनस में होगा, किस में होगा माइनस में होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऋणात्मक का मतलब माइनस। अब जबकि उत्तल दर्पण के बारे में कहेगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब प्लस, यानी एफ और आर ये दोनों का दोनों क्या होगा, यानी प्लस में होगा, किस में होगा प्लस में होगा। तो उत्तल दर्पण रहेगा तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी प्लस में होगा, धनात्मक में होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर नॉमरिकल आ गया आप लोग के सामने, इसको सॉल्व कीजिएगा। कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जब अवतल दर्पण रहे तो वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी माइनस में होगा, -30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, यानी आर बराबर कितना है -30 सेंटीमीटर है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर है, और निकालना है हमको क्या फोकस दूरी। तो F बराबर सूत्र क्या कहता है R/2, ठीक है, R/2 कहता है। तो F बराबर R का मान -30/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि F बराबर माइनस, अब 30 को 2 से भाग देंगे
तो आपका कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। बिल्कुल ईजी है, एक एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल आप लोग के सामने। अब यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, दर्पण कौन सा है, दर्पण उत्तल है। जब उत्तल है तो प्लस में होगा, ठीक है, जबकि प्लस में यहाँ पर दिया हुआ भी है 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पर फोकस दूरी दिया हुआ है, अगर इसको सॉल्व करें तो फोकस दूरी दिया हुआ है, यानी एफ का वैल्यू कितना है, +15। ठीक है, 15 सेंटीमीटर प्लस में है, लेकिन हमको निकालना है क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब आर, तो आर बराबर सूत्र क्या होता है, 2f होता है। आर बराबर सूत्र क्या होता है, 2f होता है। तो आर बराबर हो जाएगा आपका 2 × 15, चूंकि प्लस में है तो यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ये भी हो चुका है। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग, यानी अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, उसका इस्तेमाल को लिखे, उपयोग को लिखे, प्रयोग को लिखे। ठीक है, उपयोग प्रयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला बात कि हजामती के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। हजामती कहने का मतलब दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग जवाब देंगे अवतल दर्पण, या हजामती के रूप में या शेविंग के रूप में कहेगा तब भी हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, फिर दूसरा नंबर है कि डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला पॉइंट, वाहन का मतलब गाड़ी, वाहन का मतलब गाड़ी होता है, वाहन का मतलब गाड़ी होता है। वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में परावर्तक सतह के रूप में। ठीक है, कोई भी अगर गाड़ी होगा, ठीक है, कोई भी गाड़ी है, उसके हेडलाइटों में कोई भी लाइट रहेगा तो लाइट का जो हेडलाइट होता है तो उसके परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग करते हैं अवतल दर्पण का। तो इसको बिल्कुल याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका जाकर के कि उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। क्या कहता है, उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो इसका उत्तल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। नंबर पॉइंट फर्स्ट क्या कहता है, पहला पॉइंट में उसका इस्तेमाल यानी यूज को लिखेंगे हम लोग। तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में, जितने भी वाहन का मतलब होता है गाड़ी। ठीक है, आप लोग गाड़ी देखे होंगे तो गाड़ी, किसी भी गाड़ी के साइड में एक दर्पण रहता है लगा। ठीक है, तो वो दर्पण का नाम क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है कि सड़क बत्ती के परावर्तक सतह में, कोई भी सड़क या चौराहा है तो वहां पर एक बत्ती लगा हुआ रहता है, तो उसका जो परावर्तक सतह रहता है वो किस दर्पण का रहता है, वो रहता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, फिर वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कोई भी गाड़ी रहे तो गाड़ी में जो साइड में ड्राइवर के सामने जो पीछे रहता है, पीछे वस्तु को देखने के लिए, उस दर्पण के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉइंट आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ हम लोग कि यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन। यहाँ जैसा कि क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जो कि ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये अक्सर बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, दर्पण कौन सा है, उत्तल, तो उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा, ठीक है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। अब तीन बात को याद रखना है कि जो उत्तल दर्पण होगा तो उस पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। मान के चलते ये पेन है, जितना है इससे प्रतिबिंब इसका जो बनेगा तो छोटा बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है क्या, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये सब भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आ गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये
खास के 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको कर दीजिएगा आप लोग VBI, इसको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, ठीक है, यानी ज्यादा प्राथमिकता क्यों देते हैं, वैल्यू ज्यादा क्यों देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि, ठीक है, यहां से जवाब हो रहा है क्योंकि से, क्योंकि यह मतलब उत्तल दर्पण, यह हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि यानी दृष्टि क्षेत्र जो है बहुत बड़ा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण को यानी हम वाहनों में उत्तल दर्पण को यानी पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। इतना लिख देना है, काफी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। हर एक साल के बाद एक साल पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको याद रखना है। क्या कहता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। तो सबसे पहला बात, प्रकाश का परावर्तन का पहले 2 क्वेश्चन सेट किया हुआ, एक है प्रकाश का परावर्तन क्या है और दूसरा है इसके नियमों को लिखे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिखेंगे, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके 2 नियम निम्नलिखित हैं, तो दोनों नियम को भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम कहता है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसी दूसरा नियम को कह सकते हैं अर्थात दे करके, क्या दे करके, अर्थात दे करके कोण I बराबर कोण R। कोण I का मतलब आपतन कोण, कोण R का मतलब परावर्तन कोण। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। चलिए, ये दूसरा नियम, ये पहला नियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छा से देख लीजिए एक बार, इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट, इसका अब देखेंगे हम लोग, एक चित्र देखते हैं जो अभी दोनों नेम पर है ना, उसका देखेंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ना, ये आपका है दर्पण, कोई क्या है, दर्पण है, ठीक है। और नीचे ये पॉलिश किया हुआ है, कौन दर्पण है, समतल दर्पण है, नीचे पॉलिश किया हुआ है। और इधर जो देख रहे हैं ये परावर्तक सतह है, जिधर से अपना फेस को देखते हैं। तो जैसे कोई एक किरण ऐसे आती है, ठीक है, यहाँ पर ये आने वाला किरण आपतित किरण, ठीक है, टकरा करके जिस एंगल से टकराया उसी एंगल से अगर वापस लौट जाए तो ये इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ये वाला किरण को आपतित किरण, टकरा करके वापस लौटा परावर्तित किरण। और ये जो देख रहे हैं तो ये है अभिलंब, क्या है, अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण आपतन कोण I, और अभिलंब और परावर्तन के बीच का कोण को R बोलेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। तो ये चित्र भी आप समझ सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, चलिए आपके सामने क्वेश्चन और आ चुका है, ये भी आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या परिभाषा देंगे, कहेंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे यफ से सूचित किया जाता है। ये परिभाषा लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाएंगे। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को अवतल दर्पण एक बिंदु पर अभिसारित करता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को उत्तल दर्पण एक बिंदु से अपसरित करता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ पर कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों किया जाता है। तो इसका जवाब लिखेंगे, अवतल दर्पण में जब चेहरा ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो चेहरे का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होता है, जिससे छोटा छोटा बाल बड़ा दिखाई
देते हैं, इसलिए इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। बस इतना लिख देना है, आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका जवाब ये होगा कि उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है और इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है बिना छुए हुए, ठीक है, बिना छुए हुए आप समतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं एवं उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पर सवाल कहता है कि बिना बिना छुए, ठीक है, बिना छुए हुए आप समतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? तो इसका जवाब जो लिखेंगे हम लोग, तो इसका जवाब इस प्रकार से लिखेंगे, हम दर्पण के नज़दीक खड़े होकर अपने चेहरे का बारी बारी से अवलोकन करेंगे, यानी जांच करेंगे, ठीक है। यदि चेहरा समान आकार का नजर आए, ठीक है, यदि चेहरा समान आकार का नजर आए तो समतल दर्पण होगा, यदि चेहरा बड़ा आकार का नजर आए तो अवतल दर्पण होगा, यदि चेहरा अगर छोटा नजर आए तो उत्तल दर्पण होगा। इसके पीछे ये ही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि एक बार सुन लीजिए, क्या कहता है कि हम दर्पण के नज़दीक खड़े होकर अपने चेहरे का बारी बारी से अवलोकन करेंगे, यदि चेहरे समान आकार का नजर आए तो समतल दर्पण होगा, यदि चेहरा बड़ा आकार का नजर आए तो अवतल दर्पण होगा, यदि चेहरा छोटा आकार का नजर आए तो उत्तल दर्पण होगा। अतः इस प्रकार से हम तीनों दर्पण को पहचान कर लेंगे। चलिए ये इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। क्या कहते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं? ठीक है, आवर्धन। तो इसका जवाब होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आवर्धन का देखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन को सूचित करते हैं हम लोग यम से। आवर्धन को सूचित करते हैं यम से, यानी आवर्धन को सूचित किससे करते हैं? यम से। यानी इसे मतलब आवर्धन, इसे यम से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? यम से सूचित करते हैं। ठीक है, यम से सूचित करते हैं। आवर्धन को सूचित किससे करते हैं? तो यम से सूचित करते हैं। ठीक है, यम से सूचित करते हैं। और आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी इसका सूत्र होता है यम बराबर, ठीक है, माइनस, ठीक है, यम बराबर माइनस भी अपॉन यू। ठीक है, ये एक सूत्र है। क्या है? सूत्र है। या फिर कह सकते हैं यम का मतलब हो जाएगा आवर्धन, भी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, यू का मतलब वस्तु की दूरी। इसी को कह सकते हैं हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ये एक फॉर्मूला बना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्या है सवाल। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा पूरा कंसेप्ट। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि अवतल दर्पण में वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में यानी गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में, किसमें? अवतल दर्पण में वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, किसी भी अवतल दर्पण में, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में पूरा डाटा यहाँ दिया हुआ है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को, यहाँ पर क्या है, यानी वस्तु की स्थिति, यहाँ वस्तु की स्थिति, ये वाला घर, ठीक है, ये वाला घर क्या है? वस्तु की स्थिति। ठीक है, और यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिबिंब का साइज। ठीक है, और यहाँ पर है आपका प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं? अनंत पर रखते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ पर रखते हैं? अनंत में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? अनंत में। वस्तु को अनंत पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर। ठीक है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ पर? अनंत पर। ठीक है, याद रखिएगा, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब यानी फोकस एफ पर बनता है। कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? फोकस एफ पर बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा।
फिर प्रतिबिंब, फिर वस्तु को अवतल दर्पण में यानी कि अनंत और सी के बीच रखेंगे, अनंत और सी के बीच रखेंगे, अनंत और सी के बीच रखेंगे। यानी अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र, सी का मतलब वक्रता केंद्र, सी का मतलब वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, यानी एफ और सी के बीच बनेगा। और कैसा होगा, छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। फिर अगर अवतल दर्पण में वस्तु को यानी वक्रता केंद्र पर रखें, यानी सी पर रखें, कहाँ पर रखें, सी पर, वक्रता केंद्र पर रखें, यानी सी पर रखें, ठीक है, यहाँ पर सी पर रखें, सी का मतलब वक्रता केंद्र पर रखें, तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान आकार का बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर प्रतिबिंब, फिर वस्तु को अवतल दर्पण में सी और एफ के बीच यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका यानी वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा और बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, तो यानी मुख्य फोकस पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, मुख्य फोकस पर रखेंगे, यानी मुख्य फोकस पर रखेंगे, मुख्य फोकस पर, तो बनेगा कहाँ पर, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब फिर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को P तथा F के बीच रखेंगे तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। सब दर्पण के आगे बनाता है, एक ही है जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, अब बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ये टोटल में एक ही प्रतिबिंब ऐसा है जो आभासी सीधा, बाकी सबको क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक यहाँ समझिएगा, यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को कि ये आपका है क्या, अवतल दर्पण, ठीक है, ये आपका है, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका एक अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ठीक, इसको माइंड में रखिएगा, अवतल दर्पण है। और ये आपका है मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर है मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस, यहाँ पर है वक्रता केंद्र और इधर क्या है, अनंत है, क्या है, अनंत है। तो जब इधर जो भी रखेंगे तो इधर क्या होगा, वस्तु होगा, क्या होगा, वस्तु होगा, ठीक है, वस्तु, इधर वस्तु। तो जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है, कहाँ पर, अनंत पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका बनेगा, ठीक है, अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब आपका बनेगा, जैसा कि अभी बताए ना हम, देखिए अभी बताएं कि अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, F पर बनेगा। तो जब हम यानी ये वस्तु को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा F पर, ठीक है, 1 का 1 नंबर। जब वस्तु को वो अनंत, ये अनंत है, ठीक है, अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे वस्तु को 2 नंबर में तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, 2 नंबर का 2 नंबर बनेगा, ठीक है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, 3 नंबर का 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर का 3 नंबर। फिर जब वस्तु को C और F के बीच रखेंगे, C और F के बीच रखेंगे तो बनेगा कहाँ पर, C और F के बीच रखेंगे तो बनेगा आपका यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है, यहाँ बनेगा 4 नंबर का 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर का 4 नंबर। जब वस्तु को F पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, F पर, तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पर, 5 नंबर का 5 नंबर, ठीक है। ये प्रतिबिंब इधर नीचे प्रतिबिंब बन रहा है। जब वस्तु को यानी F और P के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, 6 नंबर का 6 नंबर। और यही एक 6 नंबर का 6 नंबर जो बनेगा वास्तविक आभासी और सीधा बनेगा, बाकी वास्तविक उल्टा बनता है, ठीक है। इस फिगर को देख लीजिएगा एक बार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या कहता है सवाल कहता है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का मतलब वस्तु, यानी उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अब देखिए, सीधा अवतल दर्पण भी बनाता है, उत्तल दर्पण भी बनाता है, समतल दर्पण भी बनाता है।
लेकिन समतल दर्पण सीधा तो बनाएगा, लेकिन वो वस्तु से छोटा बनाता है, और समतल दर्पण वस्तु के बराबर बनाता है, और उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा बनाता है। यहाँ पर बोलता है सीधा, सीधा तीनों दर्पण बनाता है। लेकिन ये वाला बात जो है ना, आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा केवल एक ही दर्पण है, जो अवतल दर्पण है वही बनाएगा। तो उस दर्पण का नाम क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ आवर्धित कह दिया तो इसलिए अवतल। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? केवल आपका अवतल दर्पण, ठीक है। और उत्तल दर्पण छोटा बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण वस्तु के बराबर बनाता है। दोनों दर्पण छट गया तो बचा क्या? अवतल दर्पण। इसलिए इसका सही जवाब होगा आपका अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक टॉपिक है, इसको समझिएगा। यहाँ पर कहता है चिन्ह परिपाटी। क्या कहता है? चिन्ह परिपाटी। तो मान लेते हैं ये एक कोई दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, मान लेते हैं दर्पण है, ये दर्पण है, और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है दर्पण का। क्या है? मुख्य अक्ष। और यहाँ पर दर्पण का क्या है? ध्रुव है। क्या है? दर्पण का ध्रुव है, ठीक है। अब यहाँ पर दर्पण का जो ध्रुव है ना, तो ध्रुव से बाईं तरफ जो भी मान आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, और ध्रुव से दाएं तरफ प्लस में होता है, धनात्मक होता है, और ध्रुव से ऊपर ऊपर प्लस में होगा, और ध्रुव से नीचे माइनस में होगा। यही है चिन्ह परिपाटी, ठीक है। यानी ध्रुव से बाएं ओर ऋणात्मक होता है, ध्रुव से दाईं तरफ धनात्मक होता है, ध्रुव से ऊपर की ओर धनात्मक होता है, ध्रुव से नीचे की ओर ऋणात्मक होता है, ठीक है। इस चीज को ये है, यानी दर्पण का चिन्ह परिपाटी। क्या है? दर्पण का चिन्ह परिपाटी। तो इसको भी याद रखिएगा आप, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। चलिए यहाँ पर एक चीज समझिएगा आप लोग, या नोट में दिया हुआ है, क्या नोट में आप लोग समझना है। देखिए यू का मतलब होता है, ठीक है, इस चैप्टर में दर्पण में यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। यू का मतलब क्या होता है? वस्तु की दूरी, ठीक है। और यहाँ पर भी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। भी का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। इसको याद रखना है। अब एफ का मतलब होता है क्या? तो एफ का मतलब होता है आपका फोकस दूरी। किसका? दर्पण का फोकस, ठीक है, फोकस दूरी। एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आर का मतलब क्या होता है? तो आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या होता है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर भी समझने वाला चीज है, ये बहुत काम का चीज है, ठीक है। अब अवतल दर्पण यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर अवतल दर्पण जो है, तो अवतल दर्पण के लिए आपको क्या याद रखना है? ये अवतल दर्पण के लिए याद रखना है यू, यानी यू का मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होगा, ठीक है। और यहाँ पर यानी प्रतिबिंब भी का मतलब प्रतिबिंब, तो भी का मान किस में होगा? माइनस प्लस, दोनों में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो इसको याद रखिए। अच्छा, कब माइनस होगा, कब प्लस होगा? तो वो चीज देखिए, जब यहाँ पर पॉइंट लिख दिए हम कि जब u यब से बड़ा हो, यानी यब से अगर ये बड़ा होगा, u अगर बड़ा होगा, u बड़ा होगा, यफ छोटा होगा, तो भी का मान नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। अगर जब u एफ से छोटा हो, u एफ से छोटा हो, क्या हो? छोटा। इसका मतलब एफ से छोटा, ये अगर छोटा हो, क्या हो? u अगर छोटा हो, वस्तु की दूरी या फोकस दूरी से छोटा हो, तो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है, प्लस में होगा। तो ये प्लस माइनस का मतलब ये दोनों पॉइंट में क्लियर कर दिए। और फोकस दूरी जो होता है ना, वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इसको भी आप एक बार नोट करके माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जो भी दर्पण में माइनस में आएगा तो वो क्या कहलाता है? वास्तविक कहलाता है, उल्टा कहलाता है, वास्तविक उल्टा कहलाता है, जो भी माइनस में आएगा। और जो प्लस में आएगा वो आभासी और सीधा होता है, यानी धनात्मक चिन्ह क्या बताएगा? आभासी और सीधा, और ऋणात्मक चिन्ह क्या बताएगा? वास्तविक तथा उल्टा बताएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझना है उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए भी आपको ये बातें नोट रखना है, क्या कि u
ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, किस दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है ये प्लस में होता है। अब प्लस में का मतलब हो गया कि आपका धनात्मक, ठीक है। और फोकस दूरी भी क्या होता है? प्लस में होता है। वक्रता त्रिज्या भी प्लस में होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण में U को छोड़ के सब क्या होता है? प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ये धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी और सीधा होगा। फोकस दूरी आभासी सीधा होगा, वक्रता त्रिज्या आभासी सीधा, ठीक है। और वस्तु हमेशा वास्तविक होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो अवतल उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी कंप्लीट समझा दिए। आप इसको माइंड में बैठा लेते हैं तो आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे जितने भी न्यूमेरिकल इस दर्पण में पूछे जाएंगे मैथ, वो सभी बनाते समय आपको बहुत सुविधा होगा, आसानी होगी। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको हर हाल में जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ये सभी पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको माइंड में रखना है। आवर्धन, ठीक है। अभी आवर्धन इससे पहले पढ़े ना हम लोग कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो उसी आवर्धन को यम से सूचित करते हैं। तो आवर्धन का मतलब यहाँ पर समझना है कि आवर्धन धनात्मक हो, अगर आवर्धन का मान धनात्मक हो यानी प्लस में हो, आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। आपको बोलेगा, सवाल पूछा जाएगा जोड़ के, अगर प्रतिबिंब आभासी सीधा है तो आवर्धन क्या होगा? तो धनात्मक होगा, ठीक है। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, अगर आवर्धन प्लस में हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? आभासी सीधा। क्या हो जाएगा? आभासी सीधा। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है कि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगर आवर्धन माइनस में हो, आवर्धन का मान माइनस में हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। इस चीज को आप एकदम देख लीजिए इच्छा से, यहां से सवाल घुमा करके पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, एक पॉइंट और है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। तो इसका मतलब यह है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी सीधा होगा, ठीक है। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होता है। एक बात और याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन या उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा 1 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था, ये आपको याद रखना है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। ये सभी से एक नंबर का क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग। चलिए अब कुछ पॉइंट और है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या कहता है कि अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर दर्पण अवतल दर्पण रहेगा तो आवर्धन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण रहेगा तो आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। और एक पॉइंट देखिएगा, अवतल दर्पण का आवर्धन, ठीक है, आवर्धन 1 के बराबर या 1 से छोटा या 1 से बड़ा हो सकता है। अगर दर्पण अवतल रहेगा तो आवर्धन का मान 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा 1 से छोटा होता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है क्या, यहाँ पर जो देखेंगे क्या कहता है कि आवर्धन 1 हो, जब आवर्धन का मान 1 हो, 1 हो तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। यानी आवर्धन 1 हो, आवर्धन का मान 1 होगा तो वस्तु प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? आवर्धन 1 से छोटा हो, आवर्धन 1 से छोटा हो, यानी आवर्धन, यम का मतलब आवर्धन 1 से अगर छोटा हो तो प्रतिबिंब जो होगा ना, प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। अगला पॉइंट कहता है कि आवर्धन 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। तो इस पॉइंट को आप गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।